Hello students, in this video we will solve few more questions of electrostatics. So the next question is page number 225, question number 9. Two charges are given to you, Q1 and Q2. Okay, the distance between the two charges is L. फिर आपको ये दिया हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से आपको दी हुई है. So the electric field is given to us this way. Okay. ऐसी electric field हमें दी गई है. Now if you look at this electric field, so based on this electric field, so what they have said is यहाँ पे electric field is 0. Okay. यहाँ पे electric field मतलब at this point electric field is going infinite. अच्छा ये infinity तक जा रही है. अच्छा ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन में पॉजिटिव है, इस रीजन में नेगेटिव है. व्हाट डज पॉजिटिव एंड नेगेटिव मीन? पॉजिटिव मीन्स इस रीजन में इट इज पॉजिटिव, राइट, इलेक्ट्रिक फील्ड. सो पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है टूवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस. इस रीजन में जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव, तो इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है इट इज दिस वे. ठीक है. अब इसके बेसिस पे देयर आर फ्यू क्वेश्चंस दैट वी हैव टू सॉल्व. सो पहला क्वेश्चन ये है कि हमें Q1 एंड Q2 पे चार्जेस जो है वो फाइंड आउट करने. वी हैव टू फाइंड आउट चार्जेस ऑन Q1 एंड Q2. ओके. नाउ सबसे पहले तो Q2 पे आपको चार्ज आप गेस कर सकते हो. सी जैसे जैसे आप Q2 के पास में जा रहे हो, आप जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो माइनस इंफिनिटी तक जा रही है. नाउ माइनस इंफिनिटी तक जा रही है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, सो इफ दिस इज वेयर योर Q2 इज, आप जैसे जैसे Q2 के पास में जा रहे हो, एज यू गो टूवर्ड्स द Q2, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो माइनस इंफिनिटी तक जा रही है, विच मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज टूवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड. माइनस है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज टूवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड, एंड टूवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड मीन्स इट इज टूवर्ड्स Q2. नाउ जब Q2 नेगेटिव, सो फॉर दिस Q2 हैज टू बी नेगेटिवली चार्ज्ड, राइट, क्योंकि Q2 पे अगर जो पॉजिटिव चार्ज होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है इट विल ऑलवेज बी अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज. बट बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज टूवर्ड्स लेफ्ट, क्योंकि यहां पे हमें दिख रही है इट इज नेगेटिव, एंड आप जैसे जैसे Q2 के एकदम पास में जाते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, 1/4πε0 Q2 बाय ये R स्क्वायर, एंड R विल ऑलमोस्ट बी इक्वल टू 0. तो ये 0 स्क्वायर प्लस इसके वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है 1/4πε Q1 बाय ये डिस्टेंस कितना है, L स्क्वायर. नाउ दिस इज अ फाइनाइट नंबर बट दिस इज एन इन्फिनाइट नंबर ना, क्योंकि आप 0 से डिवाइड कर रहे हो. तो इसका कंट्रीब्यूशन, तो यहां पे जो भी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव है, इन्फिनाइट हो रही है, वो इस टर्म के वजह से हो रही है. एंड आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव है, इसका मतलब Q2 हैज टू बी नेगेटिवली चार्ज्ड. ठीक है. अच्छा, अब Q2 इफ Q2 इज नेगेटिवली चार्ज्ड, सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज Q1 क्या होगा, Q1 पे कौन सा चार्ज होगा. सो यू हैव दिस एज Q1. हमें पता है Q2 इज नेगेटिवली चार्ज्ड. अब यहां पे देयर इज अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस A जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0. नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कब हो सकती है, सो दिस इज योर डिस्टेंस A. नाउ Q2 इज नेगेटिवली चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट ड्यू टू Q2 विल बी टूवर्ड्स Q2, ये Q2 की तरफ होगी. अब इसको कैंसिल आउट करने के लिए Q1 के वजह से यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अपोजिट डायरेक्शन में होनी चाहिए ना. Electric field due to Q1 should be in this direction. This is electric field due to Q2. तभी ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करके यहां पे 0 आ सकती है इलेक्ट्रिक फील्ड. नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट यू कैन सी इट इज अवे फ्रॉम Q1. Q1 से दूर जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, सो फॉर दैट Q1 हैज टू बी पॉजिटिवली चार्ज्ड. सो अब हमें यह समझ में आ गया है, एटलीस्ट वी नो दिस, Q1 इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, Q2 is negatively charged. Okay. Now the next question is you have to find out the ratio of Q1 by Q2. मतलब इनके मैग्नीट्यूड्स का रेशियो आपको फाइंड आउट करना है. हाँ, हमें यह पता है कि इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 0.
So electric field due to Q1 should be equal to electric field due to Q2. Electric field due to Q1 is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 divided by ये distance square. ये distance कितना है? This distance is L. So ये हो जाएगा L plus A the whole square. Electric field due to Q2, what will be the electric field due to Q2? It will be equal to 1 upon 4 pi epsilon naught. It is Q2 divided by ये distance square. So this distance is A, so it will be equal to A square. So ये कट हो जाएगा. So हमें Q1 by Q2 चाहिए. So this will become equal to L plus A the whole square divided by A square. Now the next question, the next part in this question is you have to find the value B where electric field intensity is maximum. So यहां से ये distance B पे you can see that आपकी electric field जो है वो maximum है. This is maximum electric field. Okay. So now how will we do this? ये question को कैसे करेंगे? So let's do it this way. Let's say यहां से at a distance R, so you again have two charges, Q1, Q2, this is L, okay. एंड आपको ये फाइंड आउट करना है यहां से डिस्टेंस R जहां पे योर इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम. ओके. नाउ ड्यू टू Q1 इस पॉइंट यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी इट विल बी अवे फ्रॉम Q1. हमें पता है क्योंकि Q1 इज पॉजिटिवली चार्ज्ड. सो लेट्स से दिस इज E1 एंड ड्यू टू Q2 इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी टूवर्ड्स Q2 क्योंकि इट इज नेगेटिवली चार्ज्ड. So net electric field at this point, if I call this point as point P, so electric field at point P would be equal to E1 minus E2. Now E1 की जो value है, this will become equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 divided by ये distance square L plus R the whole square minus electric field due to Q2 would be equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q2 divided by R square. Okay. Now हमें ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम चाहिए. वी वांट दिस इलेक्ट्रिक फील्ड टू बी मैक्सिमम. सो फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड टू बी मैक्सिमम I'll take derivative of electric field with respect to R and we have to equate it to 0. आप इसको 0 से equate करना. So अब ये solve करें. So therefore dEP by dR 1 upon 4 pi epsilon naught वैसे ही कॉमन है, आप कॉमन निकाल लो. So ये बच जाएगा Q1. अच्छा, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? L plus R raised to -2 हो जाएगा न्यूमरेटर में. So this will become -2 divided by L plus R the whole square. सॉरी क्यूब हो जाएगा. सी अगर जो आपको डाउट हो तो ये यहां पे I'll just show it to you. d by dx of 1 by x square is equal to d by dx of x raised to -2. This is -2 into x raised to -3. So that is -2 upon x cube. तो यहां पे भी वही आ जाएगा. It will be equal to -2 divided by L plus R the whole cube. और फिर आप L plus R का डेरिवेटिव लोगे तो you will get it as 1. ओके, आप चेन रूल लगाओगे. -1. अब यहां पे आपका डेरिवेटिव क्या आएगा? Q2 1 by R square का डेरिवेटिव -2 divided by R cube. So this becomes equal to 1 upon 4 pi epsilon naught. ये 2 बाहर आ जाएगा वापस. So you will get this as Q2 upon R cube minus Q1 upon L plus R the whole cube.
ओके, नाउ वी नो दैट दिस शुड बी इक्वल टू 0, तो ये टर्म तो 0 हो नहीं सकता, सो दिस टर्म हैज टू बी इक्वल टू 0. सो Q2 अपॉन आर क्यूब इज इक्वल टू Q1 अपॉन L प्लस आर द होल क्यूब. अब इसको हमें सॉल्व करना है, सो लेट्स टेक ये टर्म को ये साइड पे लेके जाते हैं और क्यूब रूट देता है. सो ये हो जाएगा L प्लस आर अपॉन आर, दिस विल बी इक्वल टू Q1 अपॉन Q2 रेज टू 1/3. Okay. Now if you have to solve this, this will be equal to L by R plus 1. This is equal to Q1 by Q2. अब Q1 by Q2 की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे निकाली हुई है. It is this value. So it is, this will be equal to L plus A square divided by A square raised to 1/3. Okay. And once you get this, उसके बाद अब बस हो गया, आपको R चाहिए. So R आपको मिल जाएगा. It will be, therefore I can write this as L by R is equal to L plus A by A raised to 2/3 minus 1. एंड फिर आपको R चाहिए तो आप ये टर्म को नीचे डिवाइड कर दोगे. सो R becomes equal to L divided by L plus A upon A raised to 2/3 minus 1. Okay. So there is only one value of R and that value of R will then correspond to your maxima. ठीक है. So I hope this is clear to you. ये क्वेश्चन कैसे किया है हम लोगों ने. Fine. Okay. So now the next question is page 207 पे question number 39. It is given to you that electric field in the region, it varies, it is in I direction, so positive x direction, and इसकी जो value है वो x coordinate पे depend करती है. E0 and L are constants. ठीक है. E0 की वैल्यू हमें दी गई है 5 into 10⁻³ न्यूटन पर कूलम. अच्छा, आपको क्या फाइंड आउट करना है? यू हैव टू फाइंड आउट द चार्ज विच इज प्रेजेंट इन अ वॉल्यूम विच इज कंटेन्ड बाय दीज लाइन्स. एक क्यूब है विच इज, सो उस क्यूब के अंदर कितना चार्ज प्रेजेंट होगा. ओके, सो लेट मी ड्रॉ दिस क्यूब. So it is cubical volume enclosed by these lines. Enclosed by these lines. Okay. So we have to find out the charge in this cubical volume. To find charge in cubical volume. अब चार्ज एनक्लोज्ड फाइंड आउट करना है. अब चार्ज एनक्लोज्ड फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको इस क्यूब से बस बेसिकली फ्लक्स फाइंड आउट करना है. अगर जो आपको फ्लक्स मिल जाता है तो आप चार्ज एनक्लोज्ड फाइंड आउट कर सकते हो. अब हमें यह पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आई डायरेक्शन में है. सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. नाउ यू कैन सी दैट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो है ये बस दो सरफेस को ही कट करेंगे. दो सरफेसेस को, एक ये सरफेस को दे विल कट इट and they will cut this surface as well. Okay, बाकी सारे surfaces को ये tangential होंगी, so बाकी सारे surfaces से flux would be 0. So I'll say flux will only be through shaded region. Only be through shaded surfaces. Okay. अब यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आई डायरेक्शन में. सो दिस रिप्रेजेंट्स लेट्स से x इक्वल टू 0 एंड दिस रिप्रेजेंट्स x इक्वल टू a. ओके, फाइन. नाउ हाउ विल आई फाइंड आउट? सो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है जहां पे ये x इक्वल टू 0 है. तो आप x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर हियर विल बी इक्वल टू 0. एंड यहां पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी?
यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए आपको x की वैल्यू जो है वो a पुट करनी है, क्योंकि यहां पे सारे जो पॉइंट्स है एट ऑल दीज पॉइंट्स, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट एट ऑल दीज पॉइंट्स योर x कोऑर्डिनेट विल ऑलवेज बी इक्वल टू a। आप इमेजिन कर पा रहे हो ये ऐसा सरफेस है, तो इन सारे पॉइंट्स पे x कोऑर्डिनेट जो है वो a ही होगा, एंड इन सारे पॉइंट्स पे x कोऑर्डिनेट जो है वो आपका 0 ही होगा। ओके, तो इन सारे पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, और इन सारे पॉइंट्स पे योर इलेक्ट्रिक फील्ड वुड बी इक्वल टू E नॉट A by L। फाइन, नाउ वंस यू हैव दिस, अब आपको पता है यहां से फ्लक्स जो होता है इट इज E इंटू ds। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, तो योर फ्लक्स विल ऑल्सो बी 0। सो इनकमिंग फ्लक्स इज 0, यहां से कोई भी फ्लक्स अंदर नहीं आ रहा। आउटगोइंग फ्लक्स जो होगा, यहां से जो फ्लक्स बाहर निकल रहा होगा विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय दिस एरिया। वैसे ही सारे पॉइंट्स पे यू कैन सी ओवर हियर, सारे पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम ही है, क्योंकि इन सारे पॉइंट्स पे x कोऑर्डिनेट इज ऑलवेज इक्वल टू a, एंड वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है इस सरफेस के लिए। एरिया वेक्टर जो होगा वो एरिया वेक्टर भी यही डायरेक्शन में होगा ds। तो cos थीटा वुड बी इक्वल टू 1, क्योंकि इन दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो थीटा विल बी 0, cos थीटा विल बी 1। सो फ्लक्स कैन सिंपली बी रिटन एज इलेक्ट्रिक फील्ड E मल्टीप्लाइड बाय एरिया। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो आपको इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है। ये आउटवर्ड फ्लक्स है, ये फ्लक्स बाहर जा रहा है, तो ये फ्लक्स कितना होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इज E नॉट A by L into area. The area of the space is, this is a square, it is A square. तो ये जो फ्लक्स होगा, दिस फ्लक्स, आपको यहां से फ्लक्स मिल जाएगा, क्योंकि आपको E नॉट की वैल्यू पता है, आपको A की वैल्यू पता है, आपको L की वैल्यू पता है, आपको SI यूनिट्स में इनको कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, अब आपको चाहिए चार्ज एनक्लोज्ड। तो चार्ज एनक्लोज्ड कैसे फाइंड आउट करोगे? हमें पता है फ्लक्स इज चार्ज एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। आपको यहां से फ्लक्स मिल जाएगा, आप एप्सिलॉन नॉट यहां पे मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट चार्ज एनक्लोज्ड। आप चार्ज एनक्लोज्ड फाइंड आउट कर सकते हो। ये चार्ज पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? अब आपको पता है कि इस क्यूब के अंदर से नेट फ्लक्स जो है वो बाहर की तरफ है, बाहर की तरफ नेट फ्लक्स है, तो ये जो चार्ज होगा दिस विल बी अ पॉजिटिव चार्ज। इज दिस फाइन? ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, you have 4 charges which are placed at 4 corners of the square, okay, and ये जो charges है, ये charges plus q minus q, so plus q minus q plus q and minus q, ऐसे ये 4 charges 4 corners पे हम लोगों ने रखे हुए हैं। okay, the side of the square is a। अब इन्होंने आपको ये पूछा हुआ है कि अगर जो मान लो कि आपको किसी भी दो नेबरिंग चार्जेस को इंटरचेंज करना हो, तो हाउ मच वर्क इज डन, वर्क इज नेसेसरी। सो इन दोनों को इंटरचेंज कर देता है। सो दिस इज माइनस क्यू, दिस इज प्लस क्यू, अब ये हो जाएगा प्लस क्यू एंड ये हो जाएगा माइनस क्यू। ठीक है ना, ऐसे केस में वर्क डन कैसे आप फाइंड आउट करते हो? सी, दोनों केसेस में ना आपको पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है, एंड एक बार आप पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट कर देते हो तो उसके बाद जो डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी है दैट वुड बी इक्वल टू वर्क डन। सो यहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हमें ये पता है कि ड्यू टू 2 चार्जेस, ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन q1 q2 by r, करेक्ट। So now initial potential energy यहां पे, so this is your configuration 1, this is your configuration 2. So initial potential energy would be equal to 1/4 pi epsilon। अब आपको सारे अलग अलग पॉसिबल कॉम्बिनेशंस देखने हैं, Q और माइनस Q। So ये हो जाएगा माइनस क्यू स्क्वायर बाय A, फिर ये Q एंड ये Q, so this is Q स्क्वायर
बाय ये डिस्टेंस हो जाएगा √2a। अच्छा, प्लस ये q एंड ये माइनस q, तो ये वापस हो जाएगा प्लस -q² बाय a। अच्छा, प्लस ये इनकी एनर्जी। सो आपको सारे कॉम्बिनेशंस कंसिडर करने हैं, 1 2 3, फिर इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, इसका और इसके साथ तो हो चुका है, तो इसका इसके साथ और इसका इसके साथ कितना होगा, इन दोनों के बीच का होगा -q² बाय a प्लस -q² बाय √2a। ओके, एंड फाइनली इन दोनों के बीच की एनर्जी, सो प्लस -q² बाय a। ओके, सिमिलरली पोटेंशियल एनर्जी इन सेकेंड केस वुड बी इक्वल टू 1/4πε। ऐसे ही आप एक्सप्रेशन सीखोगे, आपको इसको सॉल्व नहीं करना है। ओके, आप ऐसे ही इसके लिए भी 6 टर्म्स आएंगी एंड फिर सब्सट्रैक्ट कर देना, तो बहुत सारे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे एंड इवेंचुअली सब्सट्रैक्ट करने पे जो आपको चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आएगी दैट विल बी इक्वल टू वर्क डन। ठीक है, फाइन, ओके ओके। नाउ वी विल लुक एट अ न्यू concept. Let's say you have two charged metallic spheres. Okay, the radius is r1, यहां पे जो रेडियस है दैट इज r2, एंड आपने इन दोनों को कनेक्ट कर दिया, इन दोनों पे चार्जेस है ना। आपको ये पता है कि आप जब दो मेटालिक स्पीयर्स को कनेक्ट कर दोगे तो चार्जेस विल स्टार्ट फ्लोइंग। ओके, एंड चार्जेस कहां से कहां पे फ्लो होंगे, चार्जेस हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो होंगे। हम लोग ये मानते हैं कि पॉजिटिव चार्जेस है, सो चार्जेस विल फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, एंड ये तब तक फ्लो होते जाएंगे जब तक दोनों जगह पे पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। सो फाइनली पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ V1 विल बी इक्वल टू पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ V2. So let's say finally charges over here, let's say it is Q1 and charge over here is Q2. Okay, I write it over here. V1 will be equal to V2 and let's say charges over here, let's say Q1 यहां पे है and Q2 यहां पे है. So these are your final charges. Q1 and Q2 are final charges. Now charges will flow till your potentials become equal. दोनों जगह पे आपके पोटेंशियल जब सेम हो जाएंगे तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो 0 होगा एंड चार्जेस विल स्टॉप फ्लोइंग, will stop flowing. Now when the charges stop flowing, okay, so now in this case how do you find out potential on the surface of sphere 1? हम लोगों ने ये किया हुआ है, potential on the surface of sphere 1 would be equal to 1/4πε. It will be equal to Q1/R1. आपको सरफेस पे या सरफेस के बाहर पोटेंशियल फाइंड आउट करना है तो आप इसको पॉइंट चार्ज से रिप्लेस कर सकते हो ना, एंड पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल इतना होता है, दिस इज इक्वल टू 1/4πε Q2/R2. ओके, नाउ ये कट हो जाएगा. अच्छा, नाउ आई कैन राइट चार्ज एज सरफेस चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय द एरिया. Correct? So I can write Q1 can be written as surface charge density multiplied by the area, that is 4πr square, R1 square divided by R1. This is equal to Q2 can be written as, let's say surface charge density is sigma 2 into 4πr2 square divided by R2. So चीजें कट हो जाएंगी, eventually you will get sigma 1 R1 is equal to sigma 2 R2. So I can write this, sigma is inversely proportional to R, right? So if sigma is inversely proportional to R, sigma is surface charge density. And ये जो R होता है, this R is basically the radius of curvature Now why are we doing this? ये चीज हम लोग क्यों कर रहे हैं? The reason we are doing this is because let's say you have this kind of a conductor, okay?
ओके, दिस काइंड ऑफ अ कंडक्टर। नाउ इस पे आप चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट कर दो। हाँ, जैसे ही आप इस पे चार्जेस डालोगे, चार्जेस विल स्टार्ट फ्लोइंग जब तक सब जगह पे पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। सो इफ दिस इज अ मेटालिक कंडक्टर, ओके, हर जगह पे पोटेंशियल हमें पता है ना, मेटालिक सरफेस इज अ इक्वी पोटेंशियल सरफेस, सो पोटेंशियल एट ऑल पॉइंट्स विल बिकम सेम, एट ऑल पॉइंट्स विल बिकम इक्वल। सो जब तक ये होता नहीं है तब तक ये चार्जेस फ्लो होते रहेंगे। सो इवेंचुअली ऐसा होगा कि चार्जेस इस तरह से खुद को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ताकि हर एक पॉइंट पे जो आपका पोटेंशियल है वो पोटेंशियल सेम होगा। सो इसी तरह का एक सिचुएशन है ना ये, कि आपने चार्जेस डाल दिए, व्हेन दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर, तो इवेंचुअली चार्जेस इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे ताकि हर जगह पे आपका पोटेंशियल सेम हो जाए। सो सेम चीज विल हैपन ओवर हियर। यहां पे बस दो ऑब्जेक्ट्स थे, हमने उनको कंडक्टर से कनेक्ट कर दिया था। यहां पे यू हैव अ सिंगल ऑब्जेक्ट, बट स्टिल दिस एंटायर ऑब्जेक्ट इटसेल्फ इन इटसेल्फ विल बिहेव लाइक अ कंडक्टर। तो आप जैसे ही इन पे पॉजिटिव चार्जेस डाल दोगे, ये रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, एंड इस तरह से रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे सच दैट पोटेंशियल एट ऑल पॉइंट्स बिकम इक्वल, जैसे यहां पे हो रहा था ना। यहां पे हम लोगों ने ये देखा ना कि इवेंचुअली जो आपको रिजल्ट मिलता है वो ऐसा है, सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर, विच मीन्स जहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है वहां पे सरफेस चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा है। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर कहां पे कम है, आप ये वाला रीजन देखो। आप रेडियस ऑफ कर्वेचर आप कैसे बनाओगे, यहां पे आप एक सर्कल कंप्लीट करो, तो ये छोटा सा सर्कल बन रहा है ना, तो यहां पे रेडियस भी बहुत छोटी है। सो यहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर इज दिस, ओके। नाउ इफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज दिस, सरफेस चार्ज डेंसिटी वुड बी हाई, सो यहां पे चार्ज का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा। कॉन्सेंट्रेशन, आई कैन राइट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ चार्जेस मोर, that is sigma is more, okay। एंड सिमिलरली अगर जो आप ये वाला रीजन देखोगे तो ये काफी सारा फ्लैट रीजन है ना ये, तो यहां पे अगर जो सर्कल बनाना होगा तो ये बहुत बड़ा सर्कल बनेगा, ओके। सो इन दिस केस यहां पे योर रेडियस ऑफ कर्वेचर इज लेस, सो आई जस्ट राइट इट, आर इज लेस ओवर हियर, सो देयरफॉर नहीं, आर इज मोर, ये आई रिपीट दिस, यहां पे जो ये फ्लैटिश पोर्शन है तो यहां पे जो सर्कल बनेगा वो बहुत बड़ा बनेगा, बिकॉज सर्कल बहुत बड़ा बनेगा तो आर इज मोर, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज मोर, सो देयरफॉर सिग्मा इज लेस, ओके। ना इससे फर्क क्या पड़ता है, इससे क्या फर्क पड़ता है, इससे फर्क ये पड़ता है कि अच्छा, किसी भी कंडक्टर के पास में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो हम लोगों ने निकाली है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर जो पास में एयर है, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। नाउ यहां पे द वैल्यू ऑफ सिग्मा इज मोर, तो अगर जो वैल्यू ऑफ सिग्मा इज मोर तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा होगी, एंड यहां पे वैल्यू ऑफ सिग्मा इज लेस, तो इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत कम होगी। So I can say this, let's say when you have let's say मान लो आपके पास ऐसा कोई कंडक्टर है, ओके। नाउ यू कैन सी दैट यहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर इज वेरी वेरी स्मॉल, तो ये शार्प रीजन है जहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत छोटी है, तो यहां पे हमें पता है सरफेस चार्ज डेंसिटी वुड बी वेरी लार्ज, डेंसिटी विल बी लार्ज, एंड इफ योर सरफेस चार्ज डेंसिटी इज लार्ज, तो इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड वुड बी इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सो दिस विल बी वेरी लार्ज।
क्योंकि सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा है। अब इससे फर्क क्या पड़ता है? इससे फर्क ये पड़ता है कि ये जो पार्टिकल्स है, एयर आप इमेजिन करो कि एयर इज मेड अप ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन. So when you talk of O2, so basically you have electrons, right, which are revolving around O2. हर एक एटम के अंदर इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स होता है ना, जो न्यूक्लियस से अटैच्ड होता है एंड वो न्यूक्लियस के अराउंड घूमते रहता है. बट अगर जो मान लो ये ऐसा एक एयर मॉलिक्यूल यहाँ पे है, हमें पता है कि ये शार्प रीजन बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, तो ये इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगी. ये हाई इलेक्ट्रिक फील्ड इसके आसपास, इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेरी हाई, तो इन इलेक्ट्रॉन्स पे जो फोर्स लगेगा वो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा एंड ये द फोर्स वुड ऑल्सो बी वेरी हाई. ये जो फोर्स है दिस विल बी वेरी हाई. ना अगर जो इनफ फोर्स हुआ तो ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, बट इस पे ये बाहर की तरफ इतना ज्यादा फोर्स लग रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन जो है इट विल कम आउट. इलेक्ट्रॉन विल कम आउट. ठीक है, ड्यू टू वेरी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड. जैसे ही इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा एंड यहां पे आयन बन जाएगा. ये जो पहले मॉलिक्यूल न्यूट्रल था, नाउ दिस विल बिकम एन आयन. सो नाउ व्हाट विल हैपन इज कि चार्ज पार्टिकल्स विल बी प्रोड्यूस्ड. will be produced due to ionization of air. To ionization of air. Now we say that air is a bad conductor. Why is air bad conductor? Air bad conductor इसलिए होता है क्योंकि उसमें फ्री चार्जेस या फ्री पार्टिकल्स नहीं होते. बट अगर जो ये ऐसे ये कंडक्टर है एंड यहां पे हमें पता है कि एयर जो है वो आयोनाइज हो रहा है, तो आयोनाइज हो जाएगा तो यहां पे फ्री चार्जेस आ जाएंगे. सो यहां पे जो ये एयर है, दिस एयर विल बिकम कंडक्टिंग. एयर बिकम्स कंडक्टिंग. एंड अगर जो ये एयर कंडक्टिंग हो गया तो क्या होगा, ये जो चार्जेस है, यहां पे जो चार्जेस है वो अब यहां पे फ्लो कर जाएंगे एयर के अंदर. ओके, एंड इसी को हम लोग कहते हैं स्पार्क. एंड आपको स्पार्क दिखाई देगा. Is this fine? So when you have sharp region, sharp edges, electric field is very high. So air near it becomes conducting due to ionization and sparks are produced. Is this fine? I hope you have understood this concept. ठीक है? Thank you.